Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will do price ceiling. All about price ceiling, and I have covered one numerical example also to clear what would be the consumer surplus, producer surplus, deadweight loss in case of price ceiling. Okay, so let's get started. Firstly, what do you mean by price ceiling? Price ceiling क्या होता है? अब मैं आपको एक बेसिक बताती हूँ इसका मतलब। प्राइस सीलिंग एक प्राइस कंट्रोल का पार्ट होती है। प्राइस कंट्रोल क्या होता है? ये कंट्रोल प्राइस। जब भी एक इकोनॉमी में प्राइसेस या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मार्केट को एफिशिएंटली वर्क करने में। ठीक है, तो इसके अंदर वो प्राइस को कंट्रोल करती है, या तो वो प्राइस सीलिंग करती है जो कि हम आज पढ़ेंगे, या सेकंड थिंग है वो प्राइस फ्लोर करती है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट एक मार्केट में इंटरवीन करती है और प्राइजेस को फिक्स कर देती है। या तो वो जो मार्केट प्राइस है यानी कि जो इक्विलिब्रियम से डिटरमाइन हो रहा है प्राइस, उससे या तो अबव कर देती है या बिलो कर देती है। तो जब भी एक इक्विलिब्रियम मान लो प्राइस पी स्टार है और गवर्नमेंट ने प्राइस बिलो सेट किया है कि ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, मैं ये प्राइस सेट कर रही हूँ, तो ये जो प्राइस जो कि इक्विलिब्रियम से नीचे सेट होता है उसे हम कहते हैं प्राइस सीलिंग, जो कि आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि गवर्नमेंट सेट करती है, गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करती है जब भी एक फेवरेबल इकोनॉमी में कंडीशन नहीं होती उस केस में। ठीक है, सो अ प्राइस सीलिंग इज अ टाइप ऑफ प्राइस कंट्रोल। वही प्राइस कंट्रोल जो मैंने बताया आपको प्राइस कंट्रोल के अंदर आता है, उसका एक टाइप है प्राइस सीलिंग, दैट सेट्स अ मैक्सिमम अलाउएबल प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। यानी कि प्राइस सीलिंग एक मैक्सिमम प्राइस हमें बताती है जो कि एक गुड को उसी मैक्सिमम प्राइस पे एक सेलर बेच सकता है मार्केट में। ठीक है, क्यों बनाया जाता है? इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने में, बाय प्रिवेंटिंग प्राइजेस फ्रॉम राइजिंग अबव अ सर्टेन लेवल। जब मार्केट में प्राइजेस एक सर्टेन लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट उस प्राइस को करेक्ट करने के लिए प्राइस सीलिंग लगाती है। उसमें सप्लायर्स को, ये प्रोड्यूसर्स को ये बोलती है कि इस पर्टिकुलर गुड का प्राइस, चाहे मार्केट में प्राइस इस गुड का 100 है, लेकिन आई एम फिक्सिंग मैक्सिमम प्राइस ऑफ 80, मीन्स 80 इज प्राइस सीलिंग, कि कोई भी प्रोड्यूसर इस प्रोडक्ट को 80 रुपीज से ज्यादा में नहीं बेच सकता। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है कि कई बार प्राइजेस इतने हाई हो जाते हैं कि कंज्यूमर्स उस गुड को खरीद ही नहीं पाते, तो उनके लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और वो मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है। ठीक है, कि ये इससे ज्यादा कोई भी सेट नहीं कर सकता। अब ये किस चीज में कब लगाती है, कैसी सिचुएशन होती है मार्केट की जब प्राइस सीलिंग लगाने की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को? तो ये आती है, प्राइस सीलिंग आर ऑफन इम्पोज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, वही तो एक ऐसा पीरियड होगा ना जहाँ पे कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएंगे। तो इसी केस में, इसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस सेट करती है जिससे कंज्यूमर्स उस गुड को खरीद सकें। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग आर ऑफन इम्पोज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन और इन मार्केट वेयर देयर इज कंसर्न दैट प्राइस में बिकम टू हाई फॉर सम कंज्यूमर्स टू अफोर्ड। ये तो या तो जब करती है कि इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ गुड का, मान लो XYZ कोई भी गुड है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया है जिससे कंज्यूमर्स ना उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे।
अब कंज्यूमर अफोर्ड कब कर पाएंगे, जब उस प्राइस से, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे कहीं नीचे सेट कर दो। अगर मान लो कोई भी एक गुड है, मान लो मैं लेती हूँ, कोई भी एक गुड ले लेते हैं, मान लो मिल्क है, मिल्क का प्राइस डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्ट, मान लो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस 100 रुपीज पर लीटर है। तो अब अगर इतना प्राइस हो जाएगा गुड का, मिल्क का, तो कंज्यूमर्स कोई खरीद पाएंगे इसको, नहीं खरीद पाएंगे। तो इस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन करके ये कहेगी, एक प्राइस सीलिंग सेट कर देगी, मान लो लेट्स से 50, कि 50 इज द मैक्सिमम प्राइस जो एक प्रोड्यूसर या सेलर चार्ज कर सकता है फॉर 1 लीटर ऑफ मिल्क। ये किस लिए किया, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, कंज्यूमर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मैक्सिमम अलाउएबल प्राइस, ये मैक्सिमम लिमिट है। आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे प्राइस होता है, लेकिन ये मिनिमम प्राइस नहीं होता, ये मैक्सिमम प्राइस होता है। ठीक है, कि मैक्सिमम 50 चार्ज कर सकती है सेलर, इससे ज्यादा नहीं करेगी। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग में इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये एक मैक्सिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी कमोडिटी के लिए ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्राइस है जो आप चार्ज कर सकते हो। ये कब होता है, जब इन्फ्लेशन होता है या किसी भी गुड का अननेसेसरी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। क्यों किया जाता है, कि कंज्यूमर्स उसे अफोर्ड कर सके। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेंट कंट्रोल, कई बार होता है कि मैनी सिटीज में गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल करती है टू लिमिट द अमाउंट लैंडलॉर्ड्स कैन चार्ज फॉर रेंट। कई बार होता है बिग सिटीज में रेंट अनाप शनाप मांगते हैं कि भाई 2 BHK के हमें 20,000 दे दो, 30,000 दे दो। तो ये तो अच्छी चीज नहीं है ना, अफोर्डेबल नहीं हो सकता ना हर एक पर्सन के लिए। तो इस केस में ये देखा गया है कि बड़ी बड़ी सिटीज में गवर्नमेंट इम्पोज करती है रेंट कंट्रोल। कैसे, कि वो एक चार्ज, एक रेंट बता देती है कि इससे ज्यादा कोई भी अपने फ्लैट का या रूम का रेंट नहीं रख सकता। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट आई अलाउ। ठीक है, तो द गोल इज टू मेक हाउसिंग मोर अफोर्डेबल हो सके टेनेंट्स के लिए। ठीक है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल आता है गैसोलीन प्राइस कंट्रोल। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब क्राइसिस होता है, इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, और टू काउंटर इन्फ्लेशन सम गवर्नमेंट इम्पोज करती है प्राइस सीलिंग गैसोलीन के लिए टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम राइजिंग फ्यूल कॉस्ट। आपको ये पता होगा इन्फ्लेशन का मेजर कॉज क्या होता है, जब रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जैसे गैसोलीन के। अगर गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ गए तो गैसोलीन से बनने वाली और भी जो फाइनल प्रोडक्ट्स में हम गैसोलीन यूज करते हैं उनके भी प्राइसेस बढ़ेंगे, जिससे ओवरऑल प्राइसेस हर कमोडिटी के बढ़ जाएंगे। तो उस चीज को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग भी लगाती है गैसोलीन के प्राइसेस में, जिससे कंज्यूमर्स की कॉस्ट बच सके और वो इस इन्फ्लेशन से बच सके। ठीक है, द थर्ड वन इज मेडिसिन प्राइस कंट्रोल। कई बार होता है मेडिसिन के प्राइसेस इतने ज्यादा हाई कर देते हैं कि वो कंज्यूमर्स की अफोर्ड कर ही नहीं पाते। तो इस केस में भी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और वो प्राइस सीलिंग लगाती है कि सम कंट्रीज रेगुलेट इसेंशियल मेडिसिन के प्राइसेस टू इंश्योर कंज्यूमर्स अफोर्डेबिलिटी एंड कंट्रोल हेल्थ केयर कॉस्ट। अब अननेसेसरी हाई प्राइसेस होंगे तो कहाँ तक एक एवरेज पर्सन उस कॉस्ट को बियर कर पाएगा। तो गवर्नमेंट जो कि नेसेसिटी और एसेंशियल जो मेडिसिन है ना, उसमें एक कैप लगा जाती है कि इस मेडिसिन का प्राइस इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। वो इतना प्राइस सेट करती है कि एक कॉमन से कॉमन पर्सन उस प्रोडक्ट को खरीद सके। ठीक है, तो ये इसके प्राइस सीलिंग के एग्जांपल हो गए। अगर हम डायग्राम की बात करें तो दिस इज द डायग्राम। इसमें हम देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे प्राइसेस आएंगे, हॉरिजॉन्टल पे हमारी क्वांटिटी, डिमांड कर्व जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली। अब इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस ये होगा जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज क्यू स्टार, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये प्राइस क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लगा, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है या अफोर्ड नहीं कर पा रहे कंज्यूमर्स, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्राइस सीलिंग सेट कर दिया।
कि मैं ये सीलिंग लगा रही हूँ, इससे ज़्यादा कोई भी मार्केट में इस गुड का या कितने भी बास्केट ऑफ गुड्स का इस प्राइस से कोई भी ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। अब आप कहोगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, अगर प्राइस सीलिंग यहाँ पे मान लो हो गई, हमारी P1 पे प्राइस सीलिंग है, अब आप इस प्राइस पे देखोगे तो कंज्यूमर्स के लिए तो बेनिफिट है, यहाँ तक कंज्यूमर डिमांड करेगी इतने यूनिट्स, दिस यूनिट्स, कंज्यूमर्स के लिए तो बेटर है ना कि हमें कम प्राइस देना पड़ रहा है, तो हम तो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे। जहाँ पे हम 1 लीटर दूध लेते थे, अब कहेंगे अब तो अफोर्डेबल है तो हम 2 लीटर भी ले लेंगे या 1.5 लीटर ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी की डिमांड तो बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सेलर्स हैं उनको तो कम मिलेगा ना प्राइस, तो वो कम बेचना चाहेंगे, तो उनकी विलिंगनेस कम हो जाएगी, तो क्वांटिटी सप्लाइड उनकी कम रहेगी। और इस शॉर्टफॉल को, कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कुछ है नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा, शॉर्टेज आ जाएगी। हम खरीदना चाहते हैं लेकिन प्रोड्यूसर या सप्लायर्स बेचना ही नहीं चाहते, तो उससे क्या होगा, शॉर्टेज आ जाएगी इकोनॉमी में। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक्सेस डिमांड हो जाएगी, क्योंकि डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं प्राइस सीलिंग का। तो फर्स्ट वन इज शॉर्टेजेस, जो मैंने अभी बताया। इफ द प्राइस सीलिंग इज सेट बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर प्राइस सीलिंग नीचे बिलो सेट होती है, तो इट कैन लीड टू शॉर्टेजेस एज क्वांटिटी डिमांड जो है वो एक्सीड कर जाएगी क्वांटिटी सप्लाई से। अब आप कहोगे ये क्यों लिखा है कि प्राइस सीलिंग इज सेट बिलो, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्राइस सीलिंग जरूरी नहीं है कि वो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे ही सेट हो। देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग एक होती है बाइंडिंग और एक होती है नॉन बाइंडिंग। ठीक है, तो जब भी जो इफेक्टिव होती है, जैसे हम बात करें, ये जो मैंने लास्ट डायग्राम बनाया था प्राइस सीलिंग, दिस वन, तो जब भी इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे कोई भी सीलिंग सेट होती है ना, प्राइस सीलिंग, तो उसे हम कहते हैं बाइंडिंग है, कि वो बंद गई है, यहीं पे ही रहेगी। नॉन बाइंडिंग प्राइस सीलिंग होती है जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर है, लेकिन इस प्राइस, इसके ऊपर सेट होने का कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। ये जो नॉन बाइंडिंग होती है ना, वो इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि उसके बाद ना मार्केट इस प्राइस को मानती ही नहीं है, वो इक्विलिब्रियम पे ही ऑपरेट करती है। नॉन बाइंडिंग का मतलब हो गया जब भी प्राइस सीलिंग अबव द प्राइस हो। ये आप इग्नोर कर सकते हो, कि आपको बस ये पता होना चाहिए जो इफेक्टिव, जो हम नॉर्मली डायग्राम बनाते हैं ना प्राइस सीलिंग का, बिलो द दिस, तो ये वाला जो प्राइस सीलिंग होता है ये बाइंडिंग प्राइस सीलिंग होता है। ठीक है, और अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर कहीं भी सेट होगा वो नॉन बाइंडिंग होगा, लेकिन इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी प्राइस सीलिंग हम इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट करते हैं ना, तो वो नलिफाई हो जाती है, ऑपरेट इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही करेगी उस केस में। ठीक है, तो इफेक्टिव होने के लिए हमारी प्राइस सीलिंग हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होनी चाहिए। तो जब भी कहा है कि अगर प्राइस सीलिंग बिलो है मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस पे, तो शॉर्टेज होती है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड हमारी क्वांटिटी सप्लाइड से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया वही बहुत है आपके लिए, कि वो बाइंडिंग होता है, प्राइस सीलिंग भी कह सकते हैं उसे, या बाइंडिंग प्राइस सीलिंग भी कह सकते हैं। सेकेंड वन इज इनएफिशिएंसी। आर्टिफिशियली लो प्राइस में डिस्करेज प्रोड्यूसर्स। वही मैंने कहा था आपको कि जब प्राइसेस कम हो जाते हैं तो वो प्रोड्यूसर्स को डिस्करेज कर जाता है फ्रॉम सप्लाइंग गुड्स। अब सप्लायर्स क्यों सेल करना चाहेंगे ज़्यादा यूनिट्स जब उनका प्रोडक्ट ही कम प्राइस में बिक रहा है, तो वो क्या कहेंगे, लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज ही नहीं करेंगे, जितना जहाँ पे उस इनके रिसोर्सेज से जहाँ पे 500 यूनिट्स बनते थे, अब वो सोचेंगे क्यों बनाने हैं, 400 ही बनाओ जब प्राइस हमें मिल ही नहीं रहे, तो इससे इनएफिशिएंसी आ जाएगी मार्केट में। थर्ड वन इज ब्लैक मार्केट। अब क्या होता है, कई बार डिमांड इतनी सारी है, सप्लाई है नहीं, तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन लीगल प्राइस एनकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक मार्केट, वेयर गुड्स आर सोल्ड एट हायर प्राइस देन लीगली अलाउड मैक्सिमम।
इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना, कुछ पर्सन्स या कंपनीज होल्ड करके बैठ जाती हैं कि हमें बेचना ही नहीं है, हम दिखाते हैं हमारे पास है ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, लोग आते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं आप इस प्राइस पे मत दीजिए, हम आपको हायर प्राइस देंगे, आप प्लीज मेरे को दे दीजिए। जैसे जैसे मूवी टिकट्स खरीदने जाते हैं तो ब्लैक में आपने सुना होगा, ब्लैक में टिकट्स महंगी बिकती है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन सारी की सारी टिकट्स खरीद लेता है लॉट, और उसको बाद में दिखा देते हैं हाउसफुल है। अब किसी को चाहिए, वो कहेगा अगर 50 में मिल रही थी टिकट तो कोई नहीं, मैं आपको 80 दे दूंगा, प्लीज मेरे को टिकट दे दीजिए। तो इससे क्या होता है, ब्लैक मार्केट डेवलप हो जाती है। तो ये इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है कि रेस्ट्रिक्शन लगाने से एनकरेजमेंट होती है ब्लैक मार्केट की, जहां पर गुड्स को हायर प्राइस पे बेचा जाता है देन द लीगली अलाउड मैक्सिमम। जो गवर्नमेंट लीगली अलाउड मैक्सिमम करती है उससे ज्यादा प्राइस में बेचा जाता है। मार्केट पैरेलल मार्केट चल जाती है, ब्लैक मार्केट। ठीक है। सो अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल। इसमें आपको कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस ये कैसे निकालना है ये भी सारा पता चल जाएगा। तो मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सपोज द डिमांड, एक सेकेंड में पेन ब्लू ले लेती हूँ। Yes, suppose the demand function is given as P is equals to 200 minus 2Q and supply function is given as 50, P is equals to 50 plus Q. Calculate the equilibrium price and quantity. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए equilibrium कंडीशन होती क्या है, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड होती है। अब मैं बात करूं, यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है हमें। एक गिवन है P इज इक्वल्स टू 200 माइनस 2Q और डिमांड फंक्शन है, मतलब ये QD है। तो इस इक्वेशन से मेरे को क्वांटिटी डिमांडेड निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, 2QD इज इक्वल्स टू 200 माइनस P, और यहाँ से मैं निकालूंगी QD इज इक्वल्स टू 200 माइनस P डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड आ गया 200 डिवाइडेड बाय 2, 100 माइनस P डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.5 P। दिस इज द क्वांटिटी डिमांड। एंड अगर मैं सप्लाई की बात करूं, ये मेरे को गिवन है P इज इक्वल्स टू 50 प्लस Q, Q मतलब QS, क्योंकि सप्लाई फंक्शन है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकालूंगी P माइनस 50 कर सकती हूँ मैं, इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, या मैं लिख सकती हूँ क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू P माइनस 50, सेम चीज है। अब मेरे को क्वांटिटी डिमांड भी पता चल गया, क्वांटिटी सप्लाइड भी। अब मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड है 100 माइनस 0.5 P इज इक्वल्स टू P माइनस 50। इसको मैंने कर दिया 100, ये माइनस 50 था, यहाँ पे आ गया प्लस 50, और ये यहाँ पे P का P, और ये यहाँ पे माइनस 0.5 है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0.5 P। ये हो गया 150, 1 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 1.5 P, और P क्या निकलेगा 150 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ गया आपका 100। तो इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा आ गया 100 का। और अगर मेरे को क्वांटिटी निकालनी, या इस इक्वेशन में आप पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, सेम ही आंसर आना चाहिए। तो क्वांटिटी मेरी आएगी 100 माइनस 0.5 इंटू 100, 100 माइनस 50, ये आ गया 50, यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरी आ गई 50, इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा आ गया 100। तो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड। ठीक है। तो एक बारी मैं अननेसेसरी ये हटा देती हूँ और मैं आपको यहीं पे ही आगे का बताती हूँ। इक्विलिब्रियम ये हमारा निकल चुका है। यस, अब मैं लिख देती हूँ, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आया है 100 का और क्वांटिटी मेरी आई है 50 की, जो हमने फर्स्ट अभी निकाला है। अब बात करते हैं, नाउ सपोज द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ प्राइस सीलिंग ऑफ 50। सबसे पहले मैं इसको ग्रामेटिकली दिखा देती हूँ, बेटर यही रहता है कि आप ग्राफ बना लो, बहुत बढ़िया रहता है उससे। मैंने क्वांटिटी दिखा दी, प्राइस दिखा दिया 0। ठीक है। अब डिमांड कर्व कैसे बनाऊंगी,
200 माइनस 2q गिवन है मेरे को, मैंने एक्सेस निकालने हैं p और q के। पहले मैं q को 0 पुट कर देती हूँ, जब q को 0 पुट करूंगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 200। और जब मैं प्राइस को 0 पुट करूंगी तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 200 माइनस 2q, और ये 2q लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, 2q इज इक्वल टू 200 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 100। तो इनकी प्राइस आपका 200 होएगा और यहाँ पे आएगा 100। ठीक है, दिस इज द डिमांड कर्व। अब बात करते हैं सप्लाई कर्व की। P इज इक्वल्स टू 50 प्लस Q है, प्राइस क्वांटिटी 0 पुट करती हूँ, प्राइस आ जाएगा 50। ठीक है, तो मतलब इसका जो एक्सेस होएगा सप्लाई का वो 50 से शुरू होगा और ये फिर अपवर्ड जाएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम हमारा था क्वांटिटी 50 और प्राइस था मेरा 100। ओके, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मान लो मैंने क्वांटिटी 50 करी तो ये प्राइस मेरा 100 आ गया, मतलब ये इससे यूं पास होता जाएगा। ये मेरा हो गया सप्लाई कर्व। अब नाउ सपोज द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ प्राइस सीलिंग ऑफ 80। अब 80 के प्राइस सीलिंग मतलब यहाँ पर बीच में आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 80, ये आपकी प्राइस सीलिंग। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। अगर मैं वैसे ही डायग्राम बना दूं, ये हमें इक्विलिब्रियम प्राइस पता है, ये क्वांटिटी पता है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। तो कंज्यूमर का सरप्लस ना ये वाला होता है। कंज्यूमर सरप्लस ये बताता है कि कंज्यूमर कितना पे करना चाहता है और कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, उसका डिफरेंस हमें बताता है कंज्यूमर सरप्लस। डिमांड कर्व दिखाता है कि एक कंज्यूमर कितना विलिंगनेस है उसकी पे करने की, एक गुड के लिए वो कितने प्राइस दे सकता है, तो वो डिमांड कर्व दिखाता है। और ये जो प्राइस है, ये प्राइस होता है एक्चुअल प्राइस जो कंज्यूमर पे करता है। तो इनके बीच का ये जो ट्रायंगल है ये हमें दिखाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सप्लायर्स की साइड पे बात करूं तो सप्लाई कर्व क्या दिखाता है, विलिंगनेस, प्राइस एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सप्लाई। तो सप्लाई कर्व शो कर रहा है वो प्राइस जिसपे सेलर रेडी है सेल करने के लिए, और एक्चुअल प्राइस यही है जो मार्केट का प्राइस है। तो वो प्राइस जिसपे सेलर बेचने के लिए रेडी है और वो प्राइस जो एक सेलर असलियत में बेच रहा है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, बट इन केस कई बार क्या होता है, मार्केट कंडीशंस की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस की जगह कोई और प्राइस सेट हो जाता है। जैसे प्राइस सीलिंग में यहाँ पे हो गया, प्राइस फ्लोर में अबव हो गया, उससे हम क्या होता है इक्विलिब्रियम से डेविएट हो जाते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो एक सोसाइटी को, ओवरऑल सोसाइटी को एक लॉस होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं डेड वेट लॉस, कि ऐसा लॉस, ऐसा शेयर जो कि ना कंज्यूमर के फेवर में गया ना वो प्रोड्यूसर के फेवर में गया, वो किसी को नहीं मिला। ठीक है, लॉस दोनों का हुआ लेकिन वो गया किसी के पास नहीं। तो ऐसे को हम कहते हैं डेड वेट लॉस, की इकोनॉमी का तो लॉस हो गया लेकिन वो एरिया ना कंज्यूमर को मिला ना प्रोड्यूसर को। एक होता है ना कि चलो मेरा नुकसान हो रहा है कोई नहीं, दूसरे का तो फायदा हो, या यूं हो कि चलो कंज्यूमर का बेनिफिट तो बढ़ गया प्रोड्यूसर का कम हुआ है तो। लेकिन यहाँ पर डेड वेट लॉस जब होता है जब कोई भी इनएफिशिएंसी की वजह से इकोनॉमी कम आउटपुट प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस भी कम हो जाएगा या एक बढ़ेगा, लेकिन ऐसा लॉस होगा जो कि ये वाला ट्रायंगल, ऐसा लॉस होगा जो कि ना कंज्यूमर को मिलेगा ना प्रोड्यूसर को मिलेगा, पूरी इकोनॉमी से हट जाएगा, तो उसे हम कहते हैं डेड वेट लॉस। ठीक है,
तो अगर मैं अब इसकी बात करूं, ये हमारा डायग्राम बन चुका है, इसको भी हटा देती हूं मैं। यस, अब बात करते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस मैंने क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस a consumer is willing to pay and the actual price that consumer pay। मान लो मिल्क है, मैं 1 लीटर के लिए 1 लीटर के लिए मैं ₹80 देने को तैयार हूँ, बट मार्केट में 1 लीटर का प्राइस जो है वो 50 रुपीज ही है सिर्फ। तो इसका जो गैप होएगा 30 रुपीज, वो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है कि मैं रेडी थी 30 रुपीज ज्यादा देने के लिए, लेकिन क्योंकि मार्केट प्राइस कम है तो मेरे को तो मुनाफा हो गया ना, मेरे को तो फायदा हो गया। तो दिस रिप्रेजेंट कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, प्राइस सीलिंग है, ये गवर्नमेंट ने ये प्राइस फिक्स किया है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये देखना मार्केट में क्वांटिटी कितनी अवेलेबल होगी। डिमांड हम इतनी कर रहे हैं, डिमांड करने से क्या होता है, सप्लाई भी तो होनी चाहिए ना, और सप्लाई सिर्फ इतनी हो रही है, तो ऑफ कोर्स है मार्केट में इतनी ही क्वांटिटी सोल्ड हो रही है क्योंकि सप्लायर्स इतनी ही बेच रहे हैं। अब अगर मैं इतनी क्वांटिटी की बात करूं, तो इतनी क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर्स कितना विलिंगनेस टू पे है, ये वाला एरिया, ये डिमांड कब रिप्रेजेंट करता है, द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे। और 80 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल प्राइस जो मार्केट में चल रहा है प्राइस सीलिंग के द्वारा। तो इनका जो डिफरेंस है, मींस ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब आती है सेकेंड चीज, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मार्केट प्राइस and the price at which seller is willing to sell, seller is willing and ready to sell। अब अगर मैं सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सेलर्स का सप्लाई इसी यूनिट के लिए देखेंगे जो यहां तक है, सेलर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट दिस, वो इसमें भी रेडी है, लेकिन उन्हें मिल रहा है 80। तो दिस इज द एरिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय blue triangle is producer surplus। आई थॉट इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वांटिटी हमारी जो है इतनी हुई है, मार्केट इक्विलिब्रियम की इतनी ही थी, तो हमारी इतनी यूनिट्स तो कम हुई ना, ये 50 यूनिट्स से हम लेस देन 50 पे चले गए। तो इस केस में ये जो एरिया ये कहाँ गया, ये हमारा हो गया डेड वेट लॉस। ये ना कंज्यूमर के पास गया ना ये प्रोड्यूसर के पास गया, और इकोनॉमी से ये चला गया, तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है हमारा डेड वेट लॉस। अब इनकी हमने एरिया निकाल लिया, अब बात आती है इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब मैंने आपको एरिया बता दिया, अब इसका आप निकालोगे कैसे, एरिया कैसे निकालोगे, ये समझ आ गया, ये एरिया प्रोड्यूसर होगा, ये एरिया कंज्यूमर होगा, ये एरिया ये होगा। अब निकालना कैसे है, तो पहले बात करते हैं हम ग्रीन कलर से कंज्यूमर सरप्लस की। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए मेरे को ये वाला एरिया चाहिए,
अब इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एरिया को दो में स्प्लिट कर लेंगे। ये ऊपर का ट्रायंगल हो गया और ये वाला एक हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब इसके निकालना पड़ेगा ये प्राइस कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है, ये भी निकालना है हमें, ये कितना है क्वांटिटी, फिर हमें निकालना है ये प्राइस कितना है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा ना मैसी हो गया डायग्राम, में दोबारा बना देती हूँ। बिल्कुल क्लियर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी हटा देती हूँ ऊपर से। ये मेरा था डिमांड 100, यहाँ पे था 100 ही था, क्वांटिटी 0 थी तो प्राइस 200 था। यस, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे ये 100 था। ये हमारा था 50, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस था हमारा 100, क्वांटिटी थी 50। ठीक है, ये सप्लाई था, ये डिमांड थी, प्राइस सीलिंग लगाया था, ये प्राइस सीलिंग, ये था हमारा 80 पे। ठीक है, अब पहली बात, ये प्राइस कैसे निकालोगे आप, ये प्राइस हमें 80 पता है। ठीक है, ये किस कर्व से इंटरसेक्ट हो रहा है, सप्लाई से। तो पहले हम सप्लाई में इक्वेशन में अगर मैं प्राइस 80 पुट कर दूं तो ऑफ कोर्स मेरे को ये वाला मिल जाएगा। अगर मेरे को सप्लाई का कोई भी पॉइंट निकालना है तो यही तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी, सप्लाई इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू 50 प्लस क्यू, प्राइस मेरे को पता है 80 है और यहाँ पे 50 प्लस क्यू, Q इज इक्वल्स टू मेरा आ गया 30, तो यानी कि ये यूनिट्स आ गई मेरी 30। आई थिंक क्लियर हो गया ये, तो मैंने ये निकाल ली। अब सेकंड चीज, ऐसे ये हमारा एरिया ए और पूरा बी कंज्यूमर सरप्लस था, है ना, ये मेरा था कंज्यूमर सरप्लस। सी जो था ये मेरा था डेड वेट लॉस, डी जो मेरा है वो है मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो मेरे को ए प्लस बी निकालना है, कंज्यूमर सरप्लस के लिए मेरे को ए प्लस बी निकालना है। ये कैसे निकालोगे, मेरे को ये भी तो चाहिए, ये भी तो चाहिए मेरे को। तो अब क्या करेंगे, 30 यूनिट्स मेरे को पता है और ये डिमांड पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर, फिर मेरे को ये वाला प्राइस मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, अगर मैं 30 को, क्वांटिटी मेरे को पता है, डिमांड फंक्शन मेरे को पता है, तो डिमांड फंक्शन है मेरा प्राइस इज इक्वल टू 200 माइनस 2Q। प्राइस निकालना है मेरे को 200 माइनस 2, क्वांटिटी मेरे को 30 पता है, 200 माइनस 60, ये आ गई 140, यानी कि ये मेरा प्राइस है 140। अब क्या दिक्कत है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, अब तो फटाफट निकलेगा ये। अब निकालते हैं ए क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस बी क्या है, एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी साइड्स अलग अलग हैं तो रेक्टेंगल है, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बात करते हैं हाफ इंटू, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, क्वांटिटी जितनी है यानी कि 30, हाइट कितनी है, इन दोनों का गैप यानी कि 200 माइनस 140, प्लस ये पूरा हमारा ए एरिया निकल रहा है। बी की बात करें, लेंथ और ब्रेथ कोई भी ले सकते हो, पहले इसका डिफरेंस ले लोगे 140 माइनस 80 इंटू ब्रेथ, मतलब एक साइड इसकी ये है, हमने ये ले ली, एक ये भी तो है नीचे वाली, वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करी यानी कि 30। अब इसको सॉल्व कर दो, हाफ इंटू 30 इंटू ये आ गया आपका 60। ठीक है, और यहाँ पे 140 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 30।
कट कर दूं 30 इंटू 30 900, 60 इंटू 30 1800, यहाँ पे ऐड कर दिया 2700. So 2700 is our consumer surplus. ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस आ गया हमारा 2700. हमने क्या किया, ए को लिख दिया हाफ बेस इंटू हाइट. बी जो है हमारा वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल मानते हैं हर चीज में, क्योंकि स्क्वायर नहीं लेते हम, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेना आप हर बार, चाहे सेम भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 30 इंटू 30 कर दूंगी. ठीक है, तो फॉर्मूला रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ यहाँ पे क्या है, इनका गैप 140 इंटू -80, और यहाँ पर ये है आपका 30 - 0 या 30 भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट 30 लिखा है. ठीक है, इनको आगे सिंप्लीफाई करा तो हमारा ये आ गया कंज्यूमर सरप्लस. अब बात करते हैं सेकंड चीज, प्रोड्यूसर सरप्लस. अब हमें पता है प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, एरिया डी. डी क्या है, फिर ट्रायंगल है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना है, कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो बेस, तो 30 - 0 मीन्स 30 इंटू हाइट ये वाली, यानी कि इन दोनों का गैप 80 - 50. हाफ इंटू 30 इंटू 50 माइनस, सॉरी 80 - 30 इज इक्वल टू 50 माइनस, सॉरी 80 - 50 इज इक्वल टू 30. यहाँ से कट कर दिया 15, 15 3 जा 45, तो 450 मेरा आ गया प्रोड्यूसर सरप्लस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ये आ गया मेरा 450. अब हमारी बात रह गई सिर्फ डेड वेट लॉस. डेड वेट लॉस क्या है, वो भी ट्रायंगल ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा. सेम चीज, डेड वेट लॉस इज इक्वल्स टू एरिया सी. अब सी क्या है, वही है, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना है इसका, कोई भी ले सकते हो आप, ये वाला बेस ले लेते हैं. ठीक है, तो यानी कि 140 - 80 इंटू हाइट. हाइट मतलब ये इन दोनों में गैप, इक्विलिब्रियम से यहां तक, यानी कि 50 - 30. ये आ गया हमारा हाफ इंटू 60 इंटू 20. इसको कट करेंगे 10, ये आ गया हमारा 600. ये हमारा आ गया 600. तो बस हो गए, तीनों निकल गया हमारा. कंज्यूमर सरप्लस 2700, प्रोड्यूसर सरप्लस इज 450 एंड dead weight loss is 600. That's it. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिए कि मेरे को ये पार्ट नहीं समझ आया. आई वुड ट्राई टू क्लैरिफाई यू. एंड कोई आप चाहते हो कि कोई और वीडियो मैं लाऊं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो प्लीज लेट मी नो. एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.